अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान आबिद। आज देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे जो रीसेंट बिल पास किया गया है इनकम टैक्स के हवाले से, और कुछ सेल टैक्स की उसमें अमेंडमेंट हमने देखी। और हमने कुछ नए कॉन्सेप्ट देखे जो कि इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं। काफ़ी अरसे से इसकी बातें चल रही थी, और पिछली जितनी भी गवर्नमेंट्स थी उन्होंने भी कोशिश किया कि हम जो है वो टैक्स को ब्रॉडनिंग करें और टैक्स की जो कलेक्शन है उसको बढ़ाया जाए। ये प्रेशर आईएमएफ की तरफ से भी था, और ये लोकली भी, यानी हमें हमारे मुल्क की भी ज़रूरत थी कि हम टैक्स को ब्रॉडनिंग करें और टैक्स के जो लूप होल्स हैं उसको बेसिकली रिमूव किया जाए, या टैक्स की जो कलेक्शन है उसको बढ़ाया जाए। अब उसके हवाले से एक बिल मंजूर हुआ है। उस बिल के अंदर फाइलर और नॉन फाइलर, पहले हमारे पास कॉन्सेप्ट फाइलर और नॉन फाइलर का होता था। फाइलर यानी फाइलर का अगर हम देखें तो फाइलर के ऊपर जो टैक्स रेट्स होते थे वो सिंगल डिजिट होते थे। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी एक चीज़ परचेज कर रहे हैं तो फाइलर के रेट अगर 4% है तो नॉन फाइलर के रेट जो होते थे वो 8% होते थे। अच्छा, अब जो ये बिल पास किया गया इसके बाद जो नॉन फाइलर है उसका कॉन्सेप्ट कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है। यानी अब जिस तरह से हम दो रेट देखते थे हर चीज़ के, अब वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल ख़त्म, क्योंकि नॉन फाइलर अब कुछ कर नहीं सकता। कुछ एक्सेप्शन दिए उन्होंने, बट वो जो एक्सेप्शन है वो बहुत ही लिमिटेड है। इवेंचुअली आपको फाइलर होना पड़ेगा। अच्छा, अब फाइलर के अंदर भी इन्होंने कैटेगरी बना दी है कि फाइलर के अंदर इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट जो है बीआर ने इंट्रोड्यूस करवाया, दैट इज इलिजिबल पर्सन। ठीक है। अच्छा, अब ये इलिजिबल पर्सन क्या होता है, ये क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता। यानी पहले अगर हम सिंपल कॉन्सेप्ट अगर हम बात करें बेसिक की, तो पहले हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता था फाइलर का, और एक कॉन्सेप्ट होता था नॉन फाइलर का। ठीक है। अब फाइलर और नॉन फाइलर में ये होता था, सिर्फ रेट डिफरेंस होता था। फॉर एग्जांपल अगर फाइलर के ऊपर कोई भी चीज़ आप परचेज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल वहां पे उसका रेट 4% है। ठीक है। और नॉन फाइलर है उसका रेट है 8%। ठीक है। तो ये एक वाजे फर्क था, और जो इतने सालों से चलता हुआ आ रहा था कि ये फाइलर को अगर हम कहें तो अच्छा, फाइलर का मतलब क्या है कि आप 4% के ऊपर कोई भी टैक्सेबल देंगे, और नॉन फाइलर के ऊपर कहीं 100% था, कहीं 200% था, वो रेट वेरी कर रहा था। अच्छा, जो जितने भी बिजनेसमैन हैं या जो लोग नॉन फाइलर थे वो उसमें खुश थे कि ठीक है हमसे ज़्यादा टैक्स ले लो, बट हमें इस टैक्स के ब्रैकेट में हमें नहीं आना, हमें फाइलर नहीं बनना। अभी एफबीआई ने किया ये है कि ये जो नॉन फाइलर कॉन्सेप्ट है इसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। यानी जो नॉन फाइलर है वो एक सर्टेन लिमिट के बाद कोई प्रॉपर्टी परचेज ही नहीं कर सकता, एक सर्टेन लिमिट के बाद गाड़ी परचेज ही नहीं कर सकता। यानी अब इवेंचुअली आपको फाइलर होना पड़ेगा। अच्छा, अब सिर्फ फाइलर होने से भी काम नहीं बनेगा, आपको फाइलर होने के बाद भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको मेंटेन करना पड़ेगा। अच्छा, नॉर्मली लोग करते क्या थे कि पहले जब फाइलर अगर फॉर एग्जांपल लोग होते भी थे तो थोड़ी सी अपनी इनकम दिखाई, थोड़ा सा टैक्स दे दिया गवर्नमेंट को, फाइलर हो गए। ठीक है। और वो आप जितने भी फाइलर के बेनिफिट्स थे वो आप अवेल कर रहे होते थे। बट एफबीआर ने अब जो कि एलिजिबल पर्सन का एक क्राइटेरिया इंट्रोड्यूस करवाया है, उसमें करना ये पड़ेगा आपको कि आपको अपने एसेट्स को डिक्लेयर करना पड़ेगा इवेंचुअली। क्योंकि अगर आपने कोई चीज़ बाय करनी है तो आपको उसकी बाइंग के लिए आपके पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए, आपके पास कैपेसिटी होनी चाहिए आपकी वेल्थ स्टेटमेंट में। फॉर एग्जांपल अगर हम एक छोटी सी एग्जांपल लें कि एक एक फाइलर है। ठीक है। और उसकी जो टोटल नेट वर्थ है, उसके जो रिटर्न के अंदर वेल्थ के अंदर वैल्यू वैल्यू आ रही है वो 50 मिलियन की एक वैल्यू आ रही है। ठीक है। ये उसकी टोटल एसेट की वैल्यू है। ठीक है। एक एग्जांपल से हम कोट करते हैं, तो ये जो 50 मिलियन है बेसिकली सिर्फ वो 50 मिलियन का एसेट बाय कर सकता है, या इसको आप 0.30 यानी अगर हम 1.3 से मल्टीप्लाई करें तो उस फिगर का बेसिकली ये एसेट बाय कर सकता है। ये एक लेवरेज दिया गया है, इससे ज्यादा का जो एसेट है वो परचेज नहीं कर सकता। अगर वो परचेज उसने करना है, फॉर एग्जांपल आपने एक रिटर्न फाइल किया 30 जून को, और वो आपकी जो नेटवर्थ आ रही थी वो आ रही थी 110 मिलियन आ रही थी फॉर एग्जांपल। ठीक है। टोटल आपकी जो कैपेसिटी आ रही थी, टोटल एसेट की वैल्यू आ रही थी, वो आ रही थी 10 मिलियन। ठीक है। तो अब आप इस 10 मिलियन को करेंगे क्या कि अगर फॉर एग्जांपल अब ये आपने अगर 20 मिलियन की आप कहते हैं कि मैंने एक एसेट परचेज करना है। ठीक है। और ये आपने वैल्यू डिक्लेयर की 30 जून को, फॉर एग्जांपल आपने 30 जून को अपना रिटर्न फाइल किया, 30 जून 2024 को आपने रिटर्न फाइल किया और अपनी आपने प्रॉपर्टी दिखा दी कि 30 जून को मेरी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है या जो टोटल एसेट की वैल्यू है वो 10 मिलियन की है। ठीक है। अब हुआ ये कि आपने 20 मिलियन का एक एसेट परचेज करना है, और वो एसेट आपने परचेज करना है फॉर एग्जांपल 12
ऑफ दिसंबर 2024। ठीक है, अब आप इस वैल्यू के बिना पर, ठीक है ना, इस वैल्यू के बिहाफ पर 30% का तो लेवरेज आपको मिल जाएगा कि आप 13 मिलियन की प्रॉपर्टी ले सकते हैं, लेकिन आप 20 मिलियन की प्रॉपर्टी बाय नहीं कर सकते। ठीक है, इस क्योंकि आप एलिजिबल क्राइटेरिया में फॉल नहीं कर रहे। ठीक है, क्योंकि आप एलिजिबल नहीं है इसको बाय करने के। आप ये कह रहे हैं कि मेरे पास 10 मिलियन का एक टोटल मेरी वेल्थ की वैल्यू है, बट मैं एसेट परचेज करना चाह रहा हूं जो कि है 20 मिलियन का। ठीक है, अब ये जो 20 मिलियन है और 10 मिलियन का जो डिफरेंस है, यानी अगर हम इसको कहें कि हम 30 मिलियन इसको कह लें, 13 मिलियन कह लें कि आपको लेवरेज मिला। अब जो 7 मिलियन है, ये 7 मिलियन का गैप है। ये 7 मिलियन का गैप आपको साबित करना पड़ेगा कि ये 7 मिलियन आपके पास कैसे आए। आया आपने किसी से लोन लिया है, आपने जो है बेसिकली किसी से गिफ्ट लिया है, कुछ भी लिया है। अब आपको ये 7 मिलियन की जो वेल्थ है, इसका एफबीआर एक अलग से फॉर्म इवेंचुअली वो इंट्रोड्यूस करेगा, जिस तरह से हम 7E का फॉर्म देखते हैं। ठीक है, और 7E का फॉर्म जो हम देखते हैं उस इसी तरह का एक फॉर्म इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा एफबीआर की तरफ से, कि जिसमें आपको जो एडिशनल आपके पास वैल्यूएशन होगी, यानी ये जो एसेट आपके पास वेल्थ में होंगे और उससे ज्यादा को जो एसेट परचेज कर रहे होंगे, आप उसको फाइल करेंगे। फाइल करने के बाद उसको अप्रूव करवाया जाएगा कमिश्नर से। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसको दिखा दिया, स्टेटमेंट फाइल कर दिया, बात खत्म हो गई। अब वो आपने कमिश्नर से अप्रूव करवाना है कि ये 7 मिलियन है, मेरे पास गिफ्ट से आए हैं या वड़े मुझे कैश मिला है। तो इस तरीके से फिर आप 20 मिलियन का जो एसेट है वो परचेज कर सकते हैं ऑन 12 दिसंबर को। अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं है ये 20 मिलियन के एसेट को परचेज करने के लिए। ठीक है, यानी अगर हम बहुत एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, कि आपके पास आपकी वेल्थ जो भी है, फॉर एग्जांपल आपके पास अगर वेल्थ 100 मिलियन की है, तो आप 1.3 यानी 30% अपनी वेल्थ से 30% ज्यादा एसेट परचेज कर सकते हैं। ठीक है, बट उससे ज्यादा अगर आपने एसेट परचेज करना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास एसेट है 150 मिलियन का फॉर एग्जांपल। ठीक है, कोई एसेट आप परचेज करना चाह रहे हैं 150 मिलियन का, तो वो आप परचेज नहीं कर सकते क्योंकि आप एलिजिबल नहीं हैं उसके लिए। ठीक है, एलिजिबल नहीं है से मुराद ये कि आपके पास जो एसेट हैं वो कम हैं, जो इस वक्त करंट वेल्थ के अंदर आपने डिक्लेयर किए हुए हैं, और जो आप परचेज करना चाह रहे हैं वो ज्यादा हैं। ठीक है, 130 का जो यानी 30% का आपको जो लेवरेज दिया हुआ है, उसके बावजूद वो एसेट ज्यादा है, तो आप उस एसेट को परचेज करने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो आपको वो जो क्राइटेरिया है उसको क्लियर पहले करना पड़ेगा। एफबीआर में वो एक फॉर्म, ऑब्वियसली बात है, फॉर्म आएगा, फॉर्म के अंदर वो सब डिक्लेरेशन होगी कि ये कैश आपके पास कहाँ से आया, कैश या किसी भी सूरत में आपके पास आया। और अगर फॉर एग्जांपल आप ये भी डिक्लेयर नहीं कर सकते कि मेरे पास पुराना एसेट रखा हुआ था, क्योंकि पुराना एसेट आपके पास रिटर्न में पहले डिक्लेयर होना जरूरी है। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट एफबीआर ने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का दिया है, उसमें होगा ये कि अब इवेंचुअली आपको जो रिटर्न है उसके अंदर अपना एसेट इनकम डिक्लेयर करनी पड़ेगी, क्योंकि इनकम डिक्लेयर करेंगे तो आपके जो एसेट हैं वो इंक्रीज होंगे। जब एसेट आपके इंक्रीज होंगे तो मजीद आप एसेट बाय कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो नया इंट्रोड्यूस करवाया गया है एफबीआर की तरफ से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, ये एक कॉन्सेप्ट ये था। सेकेंड ये है, सेकंड चीज जो एफबीआर की तरफ से एक नई इंट्रोड्यूस, न्यू न्यू तो नहीं कहेंगे, पहले भी हम करते थे, पहले जो हम फैमिली के एक्सपेंडिचर थे हम नाम दे देते थे ये, बट अब कंपलसरी तौर पर जो आपके इमीडिएट फैमिली है, आपके बच्चे हैं, आपकी बेगम है, ठीक है ना, वो उसके लिए उन्होंने कहा है कि वो आपको डिक्लेयर करने विद नेम पड़ेंगे। और उसमें यहाँ क्राइटेरिया दिया हुआ है कि इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंडिविजुअल शैल इंक्लूड हिज पेरेंट्स, स्पाउस, सन बिलो द एज ऑफ 25 ईयर्स। ठीक है, तो ये एक छोटा सा क्राइटेरिया है कि जिसमें आपको करना ये पड़ेगा। अच्छा, ये क्यों किया, एफबीआर ने किया क्यों, हम थोड़ा सा उसको डिस्कस कर लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल होता ये था कि हम कहते हैं कि भाई मेरे पास फॉर एग्जांपल 100 मिलियन की कैपेसिटी है। ठीक है, 100 मिलियन की कैपेसिटी है, और मैं ये कहता हूँ कि मैंने जो 200 मिलियन का कोई एसेट लेना है, ये मेरी कैपेसिटी है 100 मिलियन की। अब मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास 200 मिलियन की कैपेसिटी है। अब 200, अच्छा ये 100 मिलियन कैसे आए, फॉर एग्जांपल हम ये कहेंगे ये 100 मिलियन जो है वो 100 मिलियन मैंने वाइफ से ले लिए फॉर एग्जांपल। ठीक है, मैंने अपने फॉर एग्जांपल सन से ले लिए, किसी से भी ले लिए फॉर एग्जांपल। अच्छा, होता यह है कि अब जब आप इस तरह से फॉर एग्जांपल किसी सन से दिखाएंगे, तो अब
आपको जब आपने फैमिली मेंबर्स के नाम दे दिए, वहां पे बता दिया कि ये मेरे फैमिली मेंबर्स हैं और ये उनके एनआईसी नंबर हैं, तो जाहिर सी बात है वो भी एक रिटर्न फाइल कर रहे हैं अपनी जगह पर। तो जब कोई भी ऑडिट पहले कॉल होता था, तो वो ऑडिट कॉल फॉर एग्जांपल हुआ, मिस्टर अब्दुल्ला हैं वालिद का नाम, ठीक है, और उनके सन का नाम है एबीसी फॉर एग्जांपल। तो अब नॉर्मली होता था ऑडिट इनका कॉल हुआ, ठीक है, इनका जब ऑडिट कॉल हुआ तो हमने इन्हीं का यानी एफबीआर ने ऑडिट इसी का किया। अब ये जो 100 मिलियन का गिफ्ट इन्होंने दिखाया होगा या कोई भी वैल्यूएशन दिखाई होती थी, इनको नहीं पता था इनका सन है, अब वो सन डिक्लेयर है नहीं है, उनका ऑडिट, अब जाहिर सी बात है उनके सन का ऑडिट नहीं खुला हुआ, ठीक है। अब इससे होगा क्या कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूंगा मेरा 100 मिलियन ये है और 100 मिलियन मैंने सन से लिया और सन को मैंने वहां डिक्लेयर किया हुआ है अपने रिटर्न के अंदर, तो अब चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी इसके बाद, कि आपने जो आपकी जो फैमिली है, ठीक है, जो इमीडिएट फैमिली है उसको आपने डिक्लेयर किया हुआ है। ऑब्वियसली बात है जब आप इसका अप्रूवल लेने जाएंगे कि भाई मैं फॉर एग्जांपल 100 मिलियन अपने सन से ले रहा हूँ या अपनी वाइफ से ले रहा हूँ, तो वो उसका एक जो स्टेटमेंट आप फाइल करेंगे, ठीक है, जो ये फॉर्म एफबीआर एक इंट्रोड्यूस करेगा, उस फॉर्म के अंदर जब आप डिक्लेरेशन देंगे और आपने फॉर्म के अंदर अपने सारे जो इमीडिएट फैमिली है, तो उसमें जो एक लूपहोल था एफबीआर ने उसको रिमूव करने की कोशिश की गई है, ताकि जो है वो जितना बेहतर टैक्स सिस्टम बन सके और जितना चीज़ों को हम ट्रांसपेरेंट कर सकें, कि हम अगर एक का ऑडिट कर रहे हैं तो सेकंड की हमारे पास चीज़ें, जाहिर सी बात है जब आपने ली होंगी तो वो वहाँ पर मेंशन होंगी। तो इस चीज़ को थोड़ा सा क्लियर आउट करने के लिए एफबीआर ने ये जो नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई है, ये चीज़ है, ताकि एफबीआर जो है वो थोड़ा सा एम्पावर कर सके अपने आप को और चीज़ों को सिंक्रोनाइज करके जो बेसिक इफेक्ट है टैक्स का वो कलेक्ट किया जा सके। तो अब यानी अब हम ये समझ सकते हैं कि अब मजीद हम नॉन फाइलर हुए, नॉन फाइलर का कॉन्सेप्ट बिल्कुल खत्म हो गया, कि नॉन फाइलर का जो मामला थे वो तो बिल्कुल ही एफबीआर ने उसको इस तरह का कर दिया कि नॉन फाइलर अब जो है वो कुछ भी नहीं कर सकेगा, ठीक है। तो अब बचता है फाइलर के अंदर, फाइलर कॉन्सेप्ट, फाइलर के अंदर भी आपको एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप कोई भी एसेट परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप एलिजिबल नहीं हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपकी वेल्थ इतनी नहीं है कि आप उस एसेट को बाय कर सकें, तो आप उस एसेट को फिर बाय नहीं कर सके, तो इवेंचुअली आपका जो एक्चुअल रिटर्न है, एक्चुअल रिटर्न आपको फाइल करना पड़ेगा, और एक्चुअल रिटर्न फाइल करने के अपनी वेल्थ इंक्रीज करेंगे, और वेल्थ इंक्रीज करके ऑब्वियसली बात है वेल्थ आपकी इनकम से आएगी, तो जब आप इनकम वहां इंक्रीज करेंगे तो वहां टैक्सेशन का बर्डन पड़ जाएगा। तो बेसिकली आप अगर बेसिकली देखें तो ये इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से एफबीआर ये कोशिश कर रहा है कि जो लोग गलत रिटर्न अपना फाइल करते थे उनको करेक्ट किया जाए, क्योंकि आगे अगर गलत रिटर्न फाइल करेंगे तो वो अपने एसेट्स को मजीद इंक्रीज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अगर इसके वाले से कोई क्यूरी या कोई आपके दिमाग में कोई ऐसी चीज़ है जो कंफ्यूज हो रहे हैं, तो वो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां पे भी मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।